अभी हुआ नहीं है, अभी तो टाइम है। जून चल रहा है अभी तो, 2 महीने बाकी हैं। आज दिल्ली में हूँ अभी। कल यहाँ पे होंडा की लीडरशिप के लिए प्रोग्राम है, जो होंडा के टॉप लीडर्स हैं उनके लिए। जुलाई में सर का बर्थडे है। यस। इनफैक्ट ग्रेटर नोएडा, आई थिंक प्लेस इज ग्रेटर नोएडा एग्जैक्टली। वेलकम टू आवर सिटी। धन्यवाद जी। सर मीटअप रख लेते दिल्ली में। बिल्कुल, बहुत मतलब कि टाइट स्केड्यूल पे रहता हूँ, बिल्कुल टाइट स्केड्यूल पे। अदरवाइज जरूर मिलता। मतलब कल सुबह 8 बजे से प्रोग्राम, 8 o'clock से प्रोग्राम चालू होगा। वो प्रोग्राम चलेगा 6 o'clock तक। 6:37 तक तो छोड़ेंगे नहीं, मुझे पता है क्वेश्चन आंसर चलेंगे तब तक। 7 तक चलेगा, फिर बाद में अ, जो मेरा ऑथर प्रोग्राम चलता है उसका रिव्यू रहेगा। उसके बाद में मेरा इनर सर्कल चलता है, उसका रिव्यू रहेगा। तो कल सुबह 8 बजे चालू होगा और रात को लगभग आप समझें कि 10:30 11 बजे फिनिश होगा, 8 बजे से। और क्योंकि कल का पूरा दिन लाइनअप है, तो कल सुबह जल्दी उठ करके फ्लाइट पकड़ के अहमदाबाद पहुंचना होगा। वरना दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे, कभी सिर्फ आप लोगों से मिलने आएंगे। स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप एंड एनपीटी पे बात की थी अपन ने। यस। तो हमने लास्ट टाइम देखा कि रिश्ते क्यों हम बनाते हैं, रिलेशनशिप की नीड्स क्या है ह्यूमन बींग्स को, क्यों ह्यूमन स्पीशी में सबसे कॉम्प्लिकेटेड डायनामिक्स है रिश्तों की, जो बाकी और किसी स्पीशी में नहीं दिखती है। इस प्लेनेट पे तो खास करके, बाकी और किसी प्लेनेट पे हो तो अभी तक तो हमने खोजा नहीं है, संभावना तो लगती है। हमने देखा कि रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या स्थितियां होती हैं, किन किन स्टेजेस से होकर के वो गुजरते हैं। ध्यान नहीं रखा जाए तो कब हम चौथी पांचवी छठी स्टेज पे स्लिप हो जाए पता ना लगेगा। बहुत से रिश्ते ट्रैप हो जाते हैं चौथी या तीसरी स्टेज पे, और सालों दर सालों उसी पे रहते हैं बस, जहाँ पे दो लोग एक दूसरे पे गिव अप करके छोड़ चुके होते हैं। ऐसा रिश्ता एक मतलब एक एक पैरालिसिस की स्थिति है कि ना, मतलब इंसान खुल के जीवित भी नहीं है और खुल के मृत्यु भी नहीं हुई है, इस तरीके की स्थिति में रह जाता है। तो क्या प्रयास कर सकते हैं अपन इसमें से बाहर आने के, और अगर रिश्तों में टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी है तो कैसे उसको डील किया जाए। आज सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप। मैं बबल टेक्निक से आपको शुरू कराता हूँ, स्पेशली हर्ट से बचने के लिए। कि कई लोग आप में से बार बार कहते हैं कि इसने मुझे ये कह दिया इसलिए मैं हर्ट हो गया, उसने वो कह दिया इसलिए मैं हर्ट हो गया। तो हर्ट से बचने के लिए बबल टेक्निक काम करती है। जो पास्ट में किसी ने कुछ कहा है उससे भी अगर आप हर्ट होते रहते हैं, उसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फ्यूचर में कोई आपको कहे, जब आपको कुछ कह रहा हो, उस टाइम पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो ट्रेनर्स हैं, कोचेज हैं, वो लोग इसे क्लाइंट को कोच करते समय यूज कर सकते हैं। बिकॉज कई बार कई लोग जो मेंटली वीक होते हैं, वो कई बार क्लाइंट की एंजाइटी को, डिप्रेशन को खुद के ऊपर लेने लग जाते हैं, उनके दुखों को खुद के ऊपर लेने लग जाते हैं। तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि आप बबल टेक्निक का इस्तेमाल करें। तो किसी भी प्रकार की हर्ट से बचने के लिए, किसी भी प्रकार की एक नेगेटिव वाइब से बचने के लिए आप इस टेक्निक को यूज करें।
ठीक है जी, तो रेडी हैं सभी? तो शुरुआत आज इस मेडिटेशन से करते हैं। इसका एक विजुअल बना के बता देता हूँ आपको, सो दैट आपको विजुअलाइजेशन करते समय थोड़ी आसानी रहे। तो इसमें क्या करना है, आपको एक बबल में अपने आप को इमेजिन करना है। स्क्रीन आया नहीं आया ना अभी? Wait. चलिए, आई थिंक कुछ स्क्रीन में इशू है। चलिए, यहाँ पे जूम वाले पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। सिंपल है, ऐसा इमेजिन करना है जैसे कि आप एक बबल में हैं, दैट यू आर इनसाइड अ बबल। ये एक प्रोटेक्टिव बबल है, और बाहर से अगर कोई भी कुछ कहता है आपको, तो ये एक ट्रांसपेरेंट बबल है। किसी भी इंसान के मुंह से निकलने वाले कोई भी शब्द इस बबल से टकराते हैं, और टकरा करके अर्थ हो जाते हैं, अर्थ के अंदर गिर जाते हैं। ये शब्द समझें कि एक बॉल की तरह निकलते हैं, शेप लेते हैं,
यहाँ पे टकराते हैं एंड दे फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। जब ये टकराते हैं तो एक साउंड सुननी है। यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज कि अगर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की बबल पे हिट करे तो कैसी साउंड आएगी, और जब ये शब्द नीचे गिरते हैं तब भी एक साउंड डालनी है, एनी साउंड दैट कम्स टू योर माइंड। ठीक है। ये जो बबल है ये सेफ है बिल्कुल, दिस इज सेफ। इसमें फुल ऑक्सीजन है हर जगह। इस बबल में जरा भी क्लस्ट्रोफोबिक फील करने की जरूरत नहीं है। जो लोग क्लस्ट्रोफोबिक होते हैं वो कई बार क्लस्ट्रोफोबिक महसूस कर सकते हैं, इसलिए नो नीड टू फील क्लस्ट्रोफोबिक। दिस इज सेफ एंड दिस बबल इज ट्रांसपेरेंट। एंड जहां भी आप जाते हैं ये बबल आपके साथ जाता है। इस बबल को आज इंस्टॉल करेंगे। ये आपके और आपकी सराउंडिंग के बीच में एक साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग क्रिएट करता है, एक साइकोलॉजिकल गैप क्रिएट करता है, डिसोसिएशन क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए। नो ऑडियो, आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है? हाँ। चलिए एवरीबॉडी क्लोज योर आइज। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें जरा, और आज इस एक्सरसाइज को करें मेरे साथ में। एवरीबॉडी क्लोज योर आइज। कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। इनहेल डीपली फ्रॉम योर नोस्ट्रिल, exhale slowly from your mouth. Inhale deeply from your nostril and exhale slowly from your mouth. Now breathe normally. अब normal breathing करें। Breathe normally. Now imagine करें कि आपके चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट बबल है, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बबल, और आप इस बबल के अंदर बैठे हैं या खड़े हैं। This bubble is completely comfortable, safe, full of air, oxygen. इस बबल की जो वॉल है वो ब्लेस्ड है। इस वॉल में विजडम है, काम है, पीस है। इस वॉल में विजडम है पॉजिटिव को सेलेक्ट करने की, नेगेटिव को रिजेक्ट करने की। एनीथिंग दैट इज हार्मफुल फॉर यू विल हिट द वॉल एंड फॉल डाउन। You are in a safe bubble, comfortable, full of oxygen. Wall of this bubble is full of calm, blessing, wisdom. It has the wisdom to select the positive and reject anything that can hurt you, reject anything that can harm you. Very good. Now imagine करें कि आपसे 5 फीट की दूरी पे कोई भी वो व्यक्ति हैं जिनकी बातें आपको हर्ट करती हैं, या फिर उनकी कोई पर्टिकुलर बात आपको बार बार हर्ट कर रही है। उस इंसान को अपने से लगभग इस वॉल से 5 फीट की दूरी पे देखें कि आप इस ट्रांसपेरेंट बबल के अंदर हैं, ये इसकी लेयर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आप काम है, कंपोज्ड हैं। आपकी फिजियोलॉजी को देखें। आप जब इस बबल के अंदर हैं तो आपका फोरहेड रिलैक्स्ड है, आप डीप ब्रीदिंग में हैं,
Your shoulders are relaxed and you are completely comfortable and relaxed in this bubble. Very good. इमेजिन करें कि अब वो व्यक्ति जो आपको सबसे ज्यादा हर्ट करने वाली बातें करता है या करती हैं, वो बातें आपसे कह रहा है, एंड दीज वर्ड्स आर कमिंग आउट ऑफ माउथ लाइक अ बॉल। एक बॉल की तरह ये शब्द बाहर आ रहे हैं, एंड दे आर हिटिंग द वॉल। लिसन टू द साउंड व्हेन द वर्ड्स आर हिटिंग द वॉल। इट इज मेकिंग सम साउंड बैक टू बैक। जिसे कई बार बरसात जब फर्श पे टकराती है, वैसी कुछ आवाज इन शब्दों की आ रही है। दीज वर्ड्स आर कमिंग, हिटिंग द वॉल एंड देन गोइंग इनटू द ग्राउंड। ग्राउंड में जा रहे हैं। वर्ड्स आर कमिंग, हिटिंग द वॉल एंड गोइंग इनटू द अर्थ। You just have to visualize. That's it. You just have to imagine. That's it. If there are more than one person, you can imagine more than one person. Even another person is also speaking, and the words are coming, hitting the wall, making some sound, and falling into the ground. Imagine yourself safe and comfortable in the bubble. It is making you feel empowered, safe, calm. You know that now you have a protection against any kind of toxicity, against any kind of negativity. No negative vibe can enter your aura now. You are protected by this shield, this bubble, who is full of wisdom. Anything negatively charged, conversation or words, they will hit the wall and they will go into the ground. ये बबल, जब भी आप नेगेटिव टॉक में हो, ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू सेकेंड्स, द मोमेंट यू स्टार्ट रियलाइजिंग that something negative is coming, this bubble will appear and it will start protecting you. It will take few seconds for your bubble to come up and protect you. Feel the calm. Feel your physiology in the bubble. Completely silent, calm, at ease, and protected. It has 360-degree protection. Even if somebody is talking behind your back, it is protecting you. From the front, it is protecting you. Now imagine the future scenarios. अपने अंदर future scenario imagine करें. Maybe you are at office in front of your boss, and maybe see that he is scolding, but you have this layer and the words are coming, hitting the wall and falling down. Maybe you are in front of your mother-in-law. Maybe you are in front of your toxic friend or husband or wife or father or mother. Just imagine the scenarios. Go into these places and imagine a scenario that the person is speaking and the words are hitting the wall and falling down. You feel empowered. Feel the empowered peace, calmness you have, because you know that nobody can hurt you now without your permission. This transparent bubble is blessed, have wisdom. It is fast, it is strong, it is transparent, it is full of oxygen, comfort. It can immediately get triggered. ये बबल किसी भी वक्त ट्रिगर हो सकता है। जब भी ये नेगेटिव चीजें आपके ओरा में आए,
this bubble will get triggered and it will start protecting. Very good. Now slowly rub your hands, put them on your eyes and come back. Good. So, how is the experience? Fantastic. Great feeling. Good. Nice. नींद आ गई सर, तो अगली बार से एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा ठंडा पानी आंख पे दे मारे. Composed. It really works. इनिशियली सफोकेटिंग. हाँ, इसीलिए मैंने बार बार क्या कहा, कईयों को क्लेस्ट्रोफोबिया होता है. क्लेस्ट्रोफोबिया में क्या होता है कि जब भी आप अपने आप को एनक्लोज्ड प्लेसेस में इमेजिन करते हैं तो थोड़ा डर पैदा होता है आपके अंदर. यू कैन नॉट इमेजिन योरसेल्फ इन लिफ्ट, यू कैन नॉट इमेजिन योरसेल्फ इन कन्फाइंड प्लेसेस. तो आप अगर सपोज कोई वॉशरूम में बंद है, लिफ्ट में बंद है, किसी बॉक्स में बंद है, तो ये आपको एक सफोकेशन की फीलिंग, कई लोगों को एरोप्लेन के अंदर सफोकेशन होती है. सो इसलिए इसको प्रोग्राम करते समय बबल को हम इसको काम, कंफर्टेबल, बार बार ये कमांड देते हैं ताकि योर योर ब्रेन गेट्स अडेप्टेड टू इट. ठीक है. तो ये एक प्रकार की मेम्ब्रेन है, साइकोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो आप अपने अराउंड क्रिएट करते हैं. कभी आपका अगर हाथ जला है तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी अगर हाथ जलता है तो अगर थोड़ा सा बर्न आपकी पहली दो लेयर्स जो हैं उनको अगर हिट कर गया है, स्किन पे 6-7 लेयर है हमारी, राइट. तो पहली एक दो लेयर डीप अगर चला गया है तो एक छाला बन जाता है, थोड़ी देर में एक स्कार बनता है, एक छाला, एक पतली सी मेम्ब्रेन आ जाती है जो मेम्ब्रेन उस पूरे जले एरिया को कवर कर लेती है. ठीक है. सो लोग इसको इसको नेगेटिव समझते हैं, लोग समझते हैं कि ये इसको फोड़ने का प्रयास करते हैं, बट ना करें. बिकॉज आपकी जो स्किन है वो सबसे बड़ा आपका इम्यून ऑर्गन है, यानी कि आपको बैरियर इम्यूनिटी देता है. आपकी दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, बैरियर एंड अडेप्टिव. तो बैरियर इम्यूनिटी होती है जैसे आपका नोज, आपकी आंखें, आपका माउथ, प्लस आपकी स्किन, राइट. तो बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे हैं जो आपकी स्किन रोक रही है, अदरवाइज अंदर एंटर हो जाएंगे, राइट. आपका म्यूकस रोक रहा है. तो ये आपकी बैरियर इम्यूनिटी होती है, फिजिकल चीजें जो छोटे छोटे बैक्टीरिया को एंटर होने से रोकती हैं. जब आपको बर्न हो जाता है तो आपकी बैरियर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है. और राइट नाउ अगर आप अपने एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को अगर माइक्रोस्कोप से स्कैन किया जाए तो आप देखेंगे कि इतने सारे बैक्टीरिया हैं इसके अंदर जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो बैक्टीरिया आपको बहुत परेशान कर सकते हैं. लेकिन आपकी जो ये लेयर्स हैं स्किन की, ये बहुत आपको बचा रही हैं इन्हें एंटर होने से. तो जब आप बर्न होते हैं तो ये कॉम्प्रोमाइज हो जाती है लेयर. इसके लिए आपका ब्रेन का मैकेनिज्म देखें कि आपका ब्रेन तुरंत एक केमिस्ट्री, एक केमिकल इक्वेशन रिलीज करता है, जिस 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 केमिकल से आपकी पूरी लेयर बन जाती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन बन जाती है. ये एक नॉर्मल मेम्ब्रेन नहीं है. इस मेम्ब्रेन की जो स्पेसिफिक थिकनेस है, इसका जो मटेरियल है, वो इतना इतना डेलिकेट है कि कोई भी बाहरी बैक्टीरिया अब इस इन्फेक्टेड प्लेस के अंदर एंटर नहीं हो सकता जब तक इसने ये प्रोटेक्टिव लेयर बना दी है, इसलिए, राइट. सो दिस विल वर्क एज अ मेम्ब्रेन.
ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को आप करें, दिस विल हेल्प। द गैप बिटवीन क्लासेस इज टू हाई, गैप 7 दिन का ही रहता है। ये तो आज जनरली वेनेसडे टू वेनेसडे क्लास रहती है या थर्सडे टू थर्सडे रहती है। तो गैप इज ऑलवेज ऑफ 7 डेज, 6 दिन का ही गैप होता है, 7वें दिन तो क्लास होती है हमेशा। ठीक है, वीकली एक क्लास होती है। और सुपर कोच तो अभी आप लोगों का तो शुरू हो रहा है, तो अब 2 क्लास हुआ करेंगी, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व है आप लोगों की। तो अब देखें कि दूसरा क्या तरीका है। एक तो ये तरीका कि अपने आप को किसी हर्ट से आप किस तरीके से बचाएं। अब दूसरा तरीका कि अपने रिलेशनशिप को रिवाइव कैसे करें, हाउ टू रिवाइव योर रिलेशनशिप्स। अपने रिलेशनशिप्स को रिवाइव करने के लिए क्या करना है, अब जरा वो समझें। ठीक है, इसके लिए आप यूज करेंगे लव लैंग्वेजेस। यू हैव टू यूज लव लैंग्वेज। तो 5 चीजें आप इंक्लूड करें। इनफैक्ट आप अपने रिश्ते का अगर जजमेंट करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, तो सबसे ब्यूटीफुल टाइम जो आपके रिश्ते का रहा, उसमें जाने अनजाने में आप इन लव लैंग्वेजेस के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे, फिर भी आप इसे प्रैक्टिस कर रहे थे नेचुरली। ठीक है, तो ऐसी 5 लव लैंग्वेजेस हैं जिसको आप इंटीग्रेट करना चालू करें। इफ यू रियली वांट टू रिवाइव योर रिलेशनशिप, यू वांट टू पुट एफर्ट। हालांकि मैं फिर कहूंगा, किसी भी रिश्ते को रिवाइव करने के लिए दोनों की विलिंगनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ता 2 लोगों पे चलता है। सिर्फ एक इंसान की विलिंगनेस से कोई श्योरिटी नहीं है कि आप रिश्ते को रिवाइव कर सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकते हैं, आप इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो इनिशिएट करने में अच्छे नहीं होते हैं, उनमें इनिशिएटिव लेना उन्हें नहीं आता है। तो हो सकता है कि आप इनिशिएट करके देखें, और आपके उस रिएक्शन पे हो सकता है कि सामने वाले के अंदर भी एक विलिंगनेस पैदा हो, राइट। बट किसी भी रिश्ते को तभी रिवाइव किया जा सकता है, रीइग्नाइट किया जा सकता है उस रिश्ते को, उस पैशन को, इफ बोथ ऑफ देम हैव सर्टेन विलिंगनेस टू रीइग्नाइट द लॉस्ट पैशन इन रिलेशनशिप। ठीक है, तो विलिंगनेस दोनों की होनी चाहिए। लेकिन फिर भी एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट, आप शुरू कर सकते हैं, अगर लव लैंग्वेजेस मिसिंग है आपके रिश्ते में से तो। ठीक है, देखें जरा कि ये लव लैंग्वेजेस क्या है। सबसे पहला जो फर्स्ट लव लैंग्वेज है वो लिखें जरा। फर्स्ट लव लैंग्वेज इज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस। लिख लीजिए, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस, इसका मतलब क्या है? चलिए मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स मेरे। ये आपकी वर्कशीट में तो होंगे ही, बट यहाँ पे जरा मैं रफ लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, इसको इसको यूज करें। फर्स्ट इज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस का क्या मतलब है? वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन या फिर वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन भी आप लिख सकते हैं, राइट। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। कई बार पता है कि जैसे जैसे हमारा रिश्ता आगे बढ़ने लगता है, उसमें कुछ समय आने लगता है, जो वर्बल एक्सचेंज ऑफ लव है वो बहुत कम होने लगता है। एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे को एक्सप्रेस करना अपनी बातों में कि आप कितना वैल्यू रखते हैं उनके लिए। आप किसी चीज के प्रति अगर ग्रेटफुल हैं तो उस ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करना।
आपके पार्टनर कोई एफर्ट लगा रहे हैं तो उस एफर्ट को अप्रिशिएट करना। अगर वो कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर हैं जहां उन्हें कुछ मुसीबतें आ रही है, तो उस टाइम पे उन्हें सपोर्ट देना, वर्बल सपोर्ट देना, दैट यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग अमेजिंग, आई एम विथ यू, डजेंट मैटर, ठीक है, यू विल डू इट, ठीक है। तो वर्बल ऑडियो एक्सप्रेशन ऑफ लव, ये देखा गया है कि जैसे जैसे रिश्ता की उम्र होने लगती है, ये वर्बल एक्सप्रेशन जो होता है ये बंद हो जाता है। एक रिश्ता जब शुरू होता है तो एक हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड न जाने कितनी बार अपने आप को आई लव यू, आई मिस यू बोल रहे होते हैं, राइट। एक छोटी छोटी बात इतनी बढ़िया लग रही होती है, न जाने कहीं से एक हल्की सी अच्छी बात हो जाए तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट निकलता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट तो छोड़िए, सीधी शेरो शायरी बनने लगती है, मतलब कि चांद तारे भंवरे तितलियां बाग बगीचे, न जाने क्या क्या आ रहा होता है, राइट। आज जब आपकी शादी को 3 साल 5 साल साथ, अब क्या वो तितलियां बाग चांद सितारे कुछ निकलते हैं क्या? अब क्या निकलता है? ये बर्तन तुमने यहाँ रख दिया, ये तुमने वो नहीं किया, बच्चों को तुमने ये नहीं किया, इसका ईएमआई है, वहां पे वो है, बात नहीं सुनते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं कर... शेर शायरियां ये तो मतलब के दूर रह गए काफी। मतलब तीसरी चौथी स्टेज वाले तो उस दिन को ही याद करते हैं कि वो कौन सा था जिस दिन वो अग्नि को साक्षी लेकर के फेरे चल रहे थे, ठीक है। मतलब यही मन कर रहा है कि वो शादी की जो वीडियो कैसेट है वो अगर रिवाइंड हो सकती हो तो बहुत बढ़िया, रिवाइंड कर करके देख रहे होते हैं कई तो। मतलब कई यही सोच के संतुष्ट है, बस 7 जन्मों का कसमें खाई थी, भगवान करे कि यही सातवां है। तो कई यही सोच के चल रहे हैं कि ये सातवां ही हो तो बढ़िया है। लेकिन यही रिश्ते की शुरुआत में, ओहो, 7 जन्म क्या, जब जब इंसान बनूं, जब जब कुछ भी बनूं तो बस तुम ही चाहिए। तो bring back the verbal expression of love. वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन मतलब एक दूसरे के लिए अप्रिसिएशन, वो ग्रेटिट्यूड, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देना, कभी कभार अपने प्यार का इजहार वर्बली कर देना। और ये देखिए कि ये सिर्फ इस रिश्ते में नहीं, मैं कहूंगा आप अपने माता पिता से जो रिश्ता हो उसमें भी आप इसको अप्लाई करके देखें। आप देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चे के साथ में कितना सारा वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लव रखती है, नोटिस किया आपने? तो जबकि पिता कम कर पाता है, इसलिए आप देखते हैं कि बहुत बार ऐसा आपको दिखेगा कि एक बच्चे का माँ के साथ जो एक रिश्ता है बड़ा अलग लेवल ऑफ कंफर्ट का है, क्योंकि वहां पे वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत ज्यादा है। और एक बार आप बड़े हो जाते हैं ना, उसके बाद में आप देखें कि कई बार बच्चे और माँ बाप के रिश्ते में भी ये चीज रहती है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप जब तक नहीं समझ सकते जब तक आप, क्योंकि माँ बाप का रिश्ता कंडीशनड है अ, एक दूसरी प्रोग्राम से, और बच्चा एक दूसरे प्रोग्राम से जुड़ा है माता पिता से। इसलिए जब उसकी सर्वाइवल नीड्स थी तो मतलब आपने देखा था कि मतलब मम्मी अगर थोड़ी सी आंखों से ओझल भी हो जाए तो मतलब कि जैसे दुनिया बिखर गई हो आपकी, ऐसी स्थिति बनती थी, राइट। मजाल है वो 1-2 घंटा भी कहीं चली जाए, उसके बिना पहले आप अपने 3 साल 4 साल देखें, 5 साल देखें। मतलब जिस माँ के बिना आपके लिए एक दिन गुजारना मुश्किल हो सकता था, आज आप देखें तो आज शायद 10 दिन 20 दिन, एक एक महीने शायद निकल जाते होंगे प्रॉपरली उससे बात किए या उससे मिले, जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए।
हम्म? तो जितने भी लोगों का रिश्ता 3 साल 5 साल थोड़ा पुराना हो चुका है, आप जस्ट सोचें कि हाउ ऑफ्टन यू वर्बली एक्सप्रेस योर लव। मुझे बताएं जरा चैट बॉक्स में, डू यू डू दैट? क्या ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है जो कि आप अगर अपने रिश्ते की शुरुआत को देखें और अब देखें, कैन यू फील द डिफरेंस, कि एक डिफरेंस नजर आता है? ह्यूज डिफरेंस है। तो ये फर्स्ट है, ठीक है। और वर्ड्स सिर्फ, वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लव में सिर्फ आई लव यू, मिस यू ये कर देना ही नहीं, ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन, बहुत बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए जो एक एक एप्रिसिएशन होता है अपने पार्टनर के लिए, वो भी बहुत जरूरी है। कई बार उनकी वर्क लाइफ को अप्रिशिएट करना, उनकी वर्क लाइफ के चैलेंजेस को अप्रिशिएट करना, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार मेल में ये बहुत बार देखा गया है कि कई बार आपकी वाइफ अगर काम भी कर रही है तो भी समहाउ बहुत सारे मेल्स को ये लगता है कि माई वर्क इज मोर सुपीरियर, या माई वर्क इज सुपीरियर देन हर वर्क, राइट। एक बिटर ट्रूथ है हमारी इंडियन सोसाइटी में, मगर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो so you have to take care of this thing, have the equal appreciation for your partner. If the partner is putting effort, independent, you should value their ambition, and you should be verbally expressing that you value their ambition, आप उनके ambition को value करते हैं। इसका एक verbal expression भी बहुत जरूरी है, ठीक है। What if they don't भावना रुक जाओ थोड़ी सा, उसी के रिश्ते ही सुधारने के लिए आए हैं, मतलब तुम तो ऐसा लग रहा है कि तोड़ फोड़ के मूड में हो, ठीक है। अगला लैंग्वेज देखें, नेक्स्ट। सेकंड इज फिजिकल टच। सेकंड लव लैंग्वेज, एक लव लैंग्वेज क्या हुई, वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड, सपोर्ट, लव। सेकंड इज फिजिकल टच। दो लोगों की, चाहे वो दोस्तों की केमिस्ट्री हो, माता पिता की केमिस्ट्री हो, पति पत्नी की केमिस्ट्री हो, एक फिजिकल टच बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक दो लोगों के बीच की केमिस्ट्री को इंटैक्ट रखने के लिए। अब यहाँ पे फिजिकल टच का मतलब सिर्फ इंटीमेट लाइफ नहीं है, इंटीमेसी सिर्फ बॉडी लेवल पे नहीं सिर्फ होती है, राइट। तो यहाँ पे फिजिकल टच का मतलब जो अ, एक दूसरे का हाथ पकड़ना हो गया, या हग करना हो गया, साथ में वॉक करना हो गया, राइट। तो ये सब भी फिजिकल टच में आता है, ठीक है। तो फिजिकल टच डज नॉट मीन ओनली योर सेक्सुअल लाइफ। फिजिकल टच का मतलब ये है जो एक रेगुलर लविंग टच रहता है दो लोगों के बीच में, वह रहना बहुत जरूरी है। आप देखें कि एक बच्चा जब भी रोता है, हग जो है वो एक बहुत ही पावरफुल एंकर होता है, एक काम, सर्टेनिटी, निश्चितता लाने के लिए, जो कि ह्यूमन जेस्चर है। जैसे स्माइल एक बहुत अच्छा जेस्चर है, आपके अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, वैसे ही जो हग है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर है अ, एक रिश्ते के अंदर काम, कंफर्ट और एक निश्चितता लाने के लिए, ठीक है। तो
हग हो गया, टच हो गया, जस्ट हाथ पकड़ के वॉक करना हो गया, ये जो एक बेसिक फिजिकल टचेज हैं, ये बेहद जरूरी है एक रिश्ते में लव लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है। जो भी लोग अपने पेरेंट्स से दूर होने लगते हैं, आप नोटिस कीजिएगा, आप पूछेंगे व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हग्ड योर मदर। आपके रिश्ते में देखें, आप आपकी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में देखें, अगर आपके रिश्तों को 5 साल 6 साल हो चुके हैं, सो फिजिकल टच कितना है और इससे आप कितना अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रहे हैं। दिस इज द सेकंड वे ऑफ रिवाइविंग योर रिलेशनशिप। अपने रिश्ते को रिवाइव करने का ये दूसरा एक बेहद अच्छा तरीका है। अगर एवरीडे हो रहा है तो इसका मतलब रिश्ता पहली 3 स्टेजेस के अंदर अंदर ही है आपका। ठीक है, पहली 2 स्टेजेस में ही चल रहा है। अब वो हक सिर्फ रिचुअल वाइज है या सही में मीनिंगफुल है, ये भी बहुत अंतर रहता है। जैसे साथ में खाना खा लेना, ये भी एक फिजिकल टच का, इसको भी आप टच मान सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि हो सकता है कि आपने एक रिचुअल बनाया था कि आप ऑफिस, बहुत से घरों में होता है कि आप ऑफिस जा रहे होते हैं, एक दूसरे को हक करके जाते हैं या किस करके जाते हैं। अब ये एक रिचुअल बन चुका है कि मतलब नहीं किया तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, इसलिए कर रहे हैं या सही में मीनिंगफुल है। राइट। कई लोगों का तो ये रिचुअल है, वो मन है इसलिए नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर नहीं किया तो बुरा लगेगा। मैकेनिकल है, मशीन की तरह है, इसमें कोई कोई रस नहीं है, कोई जान नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई इंटेंड नहीं है, कोई अलाइवनेस नहीं है। तो मुझे बताएं चैट बॉक्स में कितने लोग इसमें डिक्लाइन महसूस करते हैं, दैट द फिजिकल टच से जो एक्सप्रेशन है लव का, वो डिक्लाइन हो रहा है, या जो शुरुआती दिनों में था और अब जो है उसमें गैप क्लियरली विजिबल है। मुझे चैट बॉक्स में बताएं जो बिल्कुल क्लियरली जो डिफरेंस है वो विजिबली देख पा रहे हैं कि रिश्ते में है कंप्लीटली विजिबल। इज इट डिक्लाइनिंग? तो इसको कंटिन्यू रखें अपने रिश्ते के अंदर। डोंट टेक दीज स्मॉल थिंग्स एज ग्रांटेड, इसको बिल्कुल ग्रांटेड ना लें आप। नेक्स्ट देखें, डिक्लाइन विद द सन। हाँ, बच्चों के साथ तो हो ही जाएगा एक टाइम के, क्योंकि बच्चे अपनी लव लैंग्वेज कहीं और ढूंढ रहे हैं ना। अगला देखें, थर्ड लव लैंग्वेज देखें। थर्ड है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। सामने वाला टॉक्सिक उसके लिए अलग है, मैंने उसके लिए बाउंड्रीज पे बात करूंगा मैं आप लोगों से। थर्ड लिखें एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स।
अब देखिए, गिफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि कोई वैल्यूएबल चीजें खरीद खरीद कर दें आप। गिफ्ट में प्राइस से ज्यादा वैल्यू मैटर करती है, और वैल्यू एक गिफ्ट की बनती है, स्पेशली एक लव रिलेशनशिप में। जो वैल्यू बनती है वो वैल्यू बनती है चीजों से नहीं, मटेरियलिस्टिक सिर्फ गिफ्ट्स हो उनसे नहीं। इसकी वैल्यू आती है आप कितना टाइम, एफर्ट, क्रिएटिविटी, एनर्जी, थॉटफुलनेस, इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट है उस गिफ्ट के लिए। ठीक है। एक आप 3 साढ़े 3 लाख का लुई विटॉन का बैग अपनी वाइफ को दे दें, उससे कई गुना ज्यादा मीनिंगफुल हो सकता है कि अगर आप एक खूबसूरती सी पोइट्री अपने रिश्ते को डिफाइन करते हुए खुद के हाथ से, डिजिटल के जमाने में पेन से लिख करके उसे दे दें, ये कई बार कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है एक लुई विटॉन के बैग से या गुची के बैग से। बिकॉज उसमें समय गया है, एफर्ट गया है, क्रिएटिविटी गई है, एनर्जी गई है, इन्वॉल्वमेंट गया है, इंगेजमेंट आया है, राइट। सो ऐसे गिफ्ट जरूर एक्सचेंज करें, क्योंकि देखिए मटेरियल गिफ्ट तो आप नहीं भी देना चाहेंगे तो जिसको लेना वो ले ही लेगा आप। ठीक है। काउंटर पार्टी की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, तो आप बैठे हैं, काउंटर पार्टी थोड़ी यहाँ पे बैठी है। यू आर अटेंडिंग, सो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। काउंटर पार्टी इज नॉट अटेंडिंग द वर्कशॉप। काउंटर पार्टी पे डाल दिया तो फिर बाद में तो सीखने का मतलब ही नहीं है। ये तो ब्लेम फ्रेम हो गया क्लियरली। यू कैन कंट्रोल योर कम्युनिकेशन, ओके, दैट इज इन योर हैंड। If in case the other person is not willing to change, if the other person is not valuing it, if you think that you have tried enough, okay, then get out of the relationship। ठीक है। What if no, then get out। रिलेशनशिप से बाहर जाए, फिर क्यों अटके हैं रिलेशनशिप में? क्यों अपनी लाइफ को टॉक्सिक बनाते हैं, सामने वाली को भी बनाते हैं, अपने बच्चों की लाइफ को भी टॉक्सिक बनाते हैं? जब आपने सारे तरीके अपना लिए हों उसके बाद में कंसीडर एंडिंग द रिलेशनशिप, राइट। आजकल रिसर्चेज ये बताती हैं कि एक टॉक्सिक रिश्ते में एक दूसरे का आप ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, अपने बच्चों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं एक टॉक्सिक रिश्ते में रह करके, एज कंपेयर टू उससे बाहर निकल करके। आप अगर बाहर भी नहीं निकलना चाहते और रहने भी चाहते हैं तो फिर यू हैव टू, आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप किस प्रकार का कम्युनिकेशन करते हैं। देन यू डोंट हैव टू रिवाइव द रिलेशनशिप, यू जस्ट हैव टू सेट द बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। फिर वो स्थिति रिश्ते को रिवाइव करने की नहीं है, फिर वो स्थिति है कि आपको पता है कि टॉक्सिसिटी है, आपने रिवाइव करने के सारे मेथड अप्लाई कर दिए हैं, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ है तो उसके बाद में इधर एंड द रिलेशनशिप। लेकिन अगर आपके लिए सोसाइटी की इमेज और समाज और अपना ये सब कुछ बहुत ज्यादा ऊपर है उसके कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, तो या तो आदत डाल दीजिए टॉक्सिसिटी में रहने की, या फिर उस स्थिति में बाउंड्री सेट कीजिए। अब सेल्फ केयर और सेल्फ प्रोटेक्शन कीजिए ताकि उस एनवायरनमेंट में आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रह सकें। तो उसके लिए बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। ठीक है। अगला लिखें एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, मगर यहाँ पे गिफ्ट्स का मीनिंग क्या है वो मैंने आपको बताया। यहाँ पे प्राइस मैटर नहीं करेगी, टाइम, एफर्ट, इन्वॉल्वमेंट मैटर करेगा। ठीक है। आज बहुत सारे अमीर व्यक्ति होते हैं जो, जिनका रिश्ता अपनी वाइफ से या हस्बैंड से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गिफ्ट वो इतने देते हैं कि कोई लिमिट नहीं है, कोई फरारी गिफ्ट करा दे रहा है, लेकिन वो फरारी गिफ्ट करा रहा है, कोई और ही उसकी डिलीवरी ले रहा है, कोई और उसको डिलीवर करा रहा है, कोई और ही उसको दे रहा है। 2 मिनट साथ में बिताने के लिए नहीं है लेकिन गिफ्ट फरारी कर रहे हैं। ठीक है। ये कोई मीनिंगफुल रिश्ता आपके लिए क्रिएट नहीं कर सकता है। ठीक है।
हर्ट के लिए पूजा मैंने ऑलरेडी बबल टेक्निक बताई है, उस बबल टेक्निक को फॉलो करें, बाउंड्रीज सेट करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में रहें। आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, आप उस पर ध्यान दें। आपकी दोनों माताएं आपस में क्या राय रखती हैं उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप उन दोनों के प्रति क्या राय रखते हैं और उनके इस रिश्ते से आप कैसे प्रभावित होते हैं उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगला देखें, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स इंपॉर्टेंट। अगला है क्वालिटी टाइम। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम जरूर बिताएं। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बताएं। क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। भले ही आप एक दिन में 1 आवर एक दूसरे के साथ बैठते हैं, लेकिन वो 1 आवर एक्सट्रीमली क्वालिटेटिव 1 आवर है, जहां पे आप क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी होती है जब आप दूसरी चीजों के बारे में ना डिस्कस करके एक दूसरे के बारे में, अपने रिश्तों पे सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने रिश्तों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपनी जर्नी को रिफ्लेक्शन में लेते हैं कि कैसे ये जर्नी रही, कई पास्ट अच्छी मेमोरीज पे कंटेम्पलेट करते हैं। ये सब होता है क्वालिटी टाइम। मैं आपको बताऊं, 3-4 साल शादी के होने के बाद में या बच्चा थोड़े से बड़े हो जाने के बाद में एक पति और पत्नी क्वालिटी टाइम बिताने अगर रेस्टोरेंट पे डेट पे भी जाते हैं, तो इनकी डेट पे भी थोड़ी देर बाद में इनकी बातें ये चल रही होती हैं कि ये इसके स्कूल के अंदर, ये पेरेंट मीटिंग के अंदर ये कह दिया था, इसकी ये फीस इतनी आनी है, इसकी ईएमआई इतनी जा रही है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, इस बार तो बिल इतना आ जाना है और यहाँ पे इतना इतना इन्वेस्ट कर दिया है, अभी तो बजट थोड़ा सा बिगड़ रहा है, कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए, ये इनके चाचा जी ने तुम्हारे यहाँ पे जमीन इतनी यहाँ से हथिया ली, ये तुम्हारी मम्मी थी इसने ये ताना मार दिया। ये इनकी डेट पे चल रहा है। ठीक है, कोई ज्ञान की बात इतने बताओ तो पति को लगता है कि काश मेरी पत्नी ये सुन रही होती, पत्नी को लगता है काश मेरा पति ये बातें सुन रहा होता, बच्चों को लगता है काश मेरे माँ बाप ये बातें सुन रहे होते। तो रिश्तों में जब बात लर्निंग की होती है तो सबको यही लग रहा होता है कि वो पार्टनर बैठा हो उसके लिए परफेक्ट है ये। ठीक है, तो क्वालिटी टाइम का मतलब यही नहीं कि आप जिंदगी की जद्दोजहद और परेशानियां और दिक्कतें और जिम्मेदारियां लेकर के बैठ जाएं। भले आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, एक दूसरे का दिन कैसा रहा उस पे बात कर लें, कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लें, कुछ एम्बिशंस पे बात कर लें। ठीक है, डोंट टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, ईएमआई, फाइनेंसेस, बजट्स, किड्स, यही कहीं से भी घुमा लो टॉपिक वहीं चला जाएगा। तो क्वालिटी टाइम बिताएं। मतलब क्वालिटी टाइम ये भी हो सकता है कि अगर आपको कुछ कोई सीरीज पसंद है, कोई गेम पसंद है, तो साथ में कोई गेम खेल लें आप। दैट कैन बी ए क्वालिटी टाइम, प्लेइंग कैन बी ए क्वालिटी टाइम। ठीक है, साथ में जिम जाते हैं, आधा घंटा जिम बिताते हैं, दैट कैन बी ए क्वालिटी टाइम। स्विमिंग जाते हैं आप साथ में, स्विमिंग कैन बी ए क्वालिटी टाइम। साथ में 20 मिनट 30 मिनट योगा साथ में कर रहे हैं, दैट कैन बी ए क्वालिटी टाइम। सिर्फ बातें करना ही क्वालिटी टाइम नहीं है। ठीक है, तो क्वालिटी टाइम समझ में आया कि साथ में कोई हॉबी, कोई इंटरेस्ट को परसू करते रहें। और लास्ट है, फिफ्थ लैंग्वेज ऑफ लव है एक्ट ऑफ सर्विस। एक्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या है कि मतलब हर घर में कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम, तो अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बियॉन्ड जाके भी जस्ट आउट ऑफ सर्विस यू हेल्प योर पार्टनर।
फॉर एग्जाम्पल आपका रोल किचन में नहीं है, आपके घर में कुछ भी, राइट, बट सम टाइम मे बी ऑन हॉलीडे और मे बी व्हेन योर पार्टनर इज टायर्ड, यू जस्ट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको असाइन नहीं है, दैट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ सर्विस। ठीक है। अगर रोज आपको बेड टी मिलती है तो कभी कभी आप अपने पार्टनर के लिए भी बेड टी बना दें, उसकी एक्सपेक्टेशन के बिना, उसे कहे बिना, उससे झगड़ा किए बिना कि रोज तुम, मैं बना के पिलाती हूँ, आज तुम्हारा नंबर है, ऐसा होकर के नहीं, जस्ट आउट ऑफ सर्विस यू डू। सो कुछ एक्ट ऑफ सर्विस विच इज बियॉन्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन डू, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। प्रभात 26 साल से कर रहे हैं, वो तो फिर मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब रोज कर रहा है तो, यानी कि फिर तो आपकी वाइफ को कोई एक्ट ऑफ सर्विस करने की जरूरत है आपके लिए। पुनीत कहते हैं बर्तन तो रोज धो लेता हूँ, पूरा काम कर दिया करूंगा।